हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह। तो आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में। और इस क्लास में जैसा कि स्क्रीन पे आपको थोड़ा बहुत तो देख के समझ में आ ही गया होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम देखिए स्टूडेंट्स, अपवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं, टोटल दो लॉज होते हैं। अपवर्तन के नियम पढ़ने के पहले आपको वो दो केसेस में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि केवल दो केस होते थे। दो केस होते थे अपवर्तन में, या तो सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती थी, या तो विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती थी। सघन से विरल में जाती थी, आप देख रहे होंगे ये आपतित किरण है, यहाँ पे आपतन बिंदु अभिलंब बनाया, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये अभिलंब से दूर हो गई। और विरल से सघन में आ रही थी, ये आपतित किरण है, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये सघन में अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। नॉर्मल के रेस्पेक्ट में सब चीजें देखते हैं, आपतन बिंदु यहाँ पे, आपतन बिंदु पर ही परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो वही क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये दो केसेस होते हैं। इन दोनों केसेस को एनालाइज करके ही देखिए, इस केस के लिए भी अपवर्तन का नियम सही है, इस केस के लिए भी अपवर्तन का नियम सही है। देखिए अगर आपको अपवर्तन का नियम पढ़ना है तो इसके पहले आपको जो मेरे पीछे के दो लेक्चर हैं वो कंप्लीट करने बहुत जरूरी हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है उसके लिए आपको ये बालेंदु प्रताप सिंह, BALENDUPRATAPSINGH, बालेंदु प्रताप सिंह, इस चैनल पे आपको जाना पड़ेगा। टेलीग्राम पे ये चैनल है, टेलीग्राम पे ये चैनल जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे और भी विज्ञान के, मैथ के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको आप कंप्लीट करिए, पढ़िए उससे। और ये ऐसी क्लास है जैसे कि एक स्कूल में आपको बिल्कुल डिटेल में स्टडी कराई जाती है, तो ये डिटेल में आपको स्टडी कराया गया है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा नहीं है, कुछ भी शॉर्टकट में नहीं चला है, हर चीज आपको क्लास 10th में बिल्कुल डीप नॉलेज दी गई है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से टेलीग्राम पे बालेंदु प्रताप सिंह को जाके ज्वाइन करो, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही डिटेल आपको स्टडी कराया गया। वैसे भी इस लेक्चर से भी आपको समझ में भी आ जाएगा, और साथ के साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको पता है, ये सब मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता ही है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अपवर्तन के नियम पढ़ने के पहले हमें ये दो केस रिवाइज करने थे, वो हमने रिवाइज कर लिया। अब अपवर्तन का नियम देखिए। अपवर्तन का पहला नियम ये है कि ये जो आपतित किरण है, देखिएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण, और जो अभिलंब है आपतन बिंदु पर, जो अभिलंब है यानी कि ये अभिलंब एन एंड एस, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, वो तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि सेम प्लेन में होते हैं। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, देखिए नॉर्मली आपको कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति अगर रहा होगा तो पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे। जैसा कि प्लेन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्स, वाई और जेड में। तीन पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड किया गया है, एक्स में, वाई में और जेड में। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, ऐसे समझो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर वाला ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस होता है, ये वाला, ये जेड एक्सिस है। तीन प्लेन होते हैं, एक्स, वाई और जेड, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये और ये 90 डिग्री पे होते हैं, ये और ये 90 डिग्री पे होते हैं, और ये और ये और ये 90, ये और ये 90, और ये भी आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री। तीन प्लेन हो गए, एक्स, वाई और जेड। ये पूरा प्लेन एक्स वाला प्लेन, ये पूरा प्लेन वाई वाला प्लेन, और ये पूरा प्लेन आपका जेड वाला प्लेन। तो पहला रूल जो है अपवर्तन का पहला नियम, देखिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करके डीप में देखिए, रटिए मत आप, तीनों एक ही तल में होते हैं, आपने रट लिया, रटो मत, उसको एनालाइज करो, समझो कि इसका उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, और ये जेड वाला एक प्लेन हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होने का मतलब ये है कि अगर आपतित किरण इसमें होगी एक्स एक्सिस में, तो अपवर्तित किरण भी एक्स में होगी, और जो जो अभिलंब होगा वो भी किस में होगा, एक्स प्लेन में ही होगा। सभी के सभी इसी प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में, इस प्लेन में और इस प्लेन में उनका कोई योगदान नहीं होगा। अगर आपतित किरण वाई में है, इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी प्लेन में होंगे। और जेड एक्सिस में, अगर एक जेड एक्सिस में हुआ, अगर आपतित किरण जेड एक्सिस में हुआ, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें होंगे, जेड एक्सिस में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण एक्स में है तो अपवर्तित किरण वाई में चली गई और अभिलंब जेड में तुम बना रहे हो। ठीक है, तीनों के एक ही तल में होने का मतलब कि अगर एक्स प्लेन में एक है तो सभी एक्स प्लेन में है, अगर एक वाई प्लेन में है तो सभी वाई प्लेन में है, अगर एक जेड प्लेन में है तो सभी जेड प्लेन में है। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निकल बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको ऐसे ही समझना है, आपको चीजों को रटना नहीं है स्टूडेंट्स। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, अपवर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, चाहे वो इस केस की बात करें, चाहे वो इस केस की बात करें, दोनों केस में हमारा जो रूल है वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अब रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपको भी पता, अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण यानी कि आई से दिखाते हैं, है ना। आपतन कोण, सॉरी, आपतन कोण आई से दिखाते हैं, और अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है आर,
रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि अपवर्तन कोण आर से दिखाते हैं। यहाँ पे भी ये जो आने वाली किरण है इंसिडेंट एंगल होता है आई यानी कि आपतन कोण, और ये आपका अभिलंब से ये वाली किरण जो कोण बनाती है रिफ्रैक्शन एंगल अपवर्तन कोण आर होता है। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स, अपवर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या को इंग्लिश में साइन कहते हैं। साइन, ये वही वाला साइन है त्रिकोणमिति वाला, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक आपने पढ़ा है ना, तो ये वही वाला साइन है। तो अपवर्तन का दूसरा नियम ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण यानी कि आई, इसका साइन, और अपवर्तन कोण यानी कि आर, उसका भी साइन, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो आपतन कोण की साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, यही कहता है अपवर्तन का दूसरा नियम। उम्मीद करता हूं आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आई रिपीट अगेन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, ये कहता है अपवर्तन का दूसरा नियम। यानी कि आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल आई से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल यानी आर से दिखाते हैं, और इनका ज्या यानी कि इन दोनों का साइन, तो साइन आई और साइन आर, इनका अनुपात यानी कि बटे, और वो कैसा होता है, नियतांक होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में अपवर्तन के दूसरे नियम को स्टूडेंट सिंपली आप डायरेक्ट किसी को बता सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यही अपवर्तन का दूसरा नियम, जहां पे आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कुछ ना याद आए तो आप ये वाली बात बता सकते हो। तो अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कंक्लूड किया जाए, अपवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, जहां पे आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। ओके, और देखिए अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं। ये वाला जो अपवर्तन का दूसरा नियम है ना स्टूडेंट्स, इसको एक वैज्ञानिक था स्नेल, उसका नाम था स्नेल, तो उसने दिया था, इसीलिए कई बार इस नियम को स्नेल का नियम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्नेल का नियम, SNELLS, स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल का नियम। तो कई बार ये वाला नियम स्नेल ने दिया था, इसलिए अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपसे अगर कभी हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया कि स्नेल का नियम लिखिए, स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको यही नियम लिखना पड़ेगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, जहां पे आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण, यही है स्नेल का नियम, और यही है अपवर्तन का दूसरा नियम। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। साथ के साथ एक और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देता हूं। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक बताया गया है। ये नियतांक जो है ना स्टूडेंट्स, नियतांक, इसको तुम कुछ भी मान सकते हो ना, कांस्टेंट मान लो 10 20 25 50, मान लो इस नियतांक को के भी कोई मान सकता है, कोई कुछ भी मान सकता है। इसको हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस नियतांक को n मानेंगे, n, और n को स्टूडेंट्स, n प्रतीक है अपवर्तनांक का। किसका प्रतीक है, अपवर्तनांक का। देखिए फिजिक्स में अपवर्तनांक क्या होता है अभी जस्ट मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये नियतांक आगे जाके आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप अभी इस नॉलेज को थोड़ा सा माइंड कर लो कि ये जो नियतांक है इसको प्रथम माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पे प्रथम माध्यम ये है, सेकेंड माध्यम ये है, तो ये जो नियतांक है इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ये जो नियतांक है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होता है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है अपवर्तनांक को। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, सबको पता है। ये कांस्टेंट स्टूडेंट एक नियतांक, ये जो है ये अपवर्तनांक यानी कि n के बराबर होता है, और ये n होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे और चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी चूंकि इससे इसका नाता था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। आई रिपीट अगेन, ये नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसको n से दिखाते हैं अपवर्तनांक, यानी कि इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, देखो जहां से किरण आ रही है वो प्रथम माध्यम है, और जहां पे अपवर्तन के पश्चात किरण जा रही है वो सेकंड माध्यम है। ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम यहाँ पे विरल है, सेकंड मीडियम यहाँ पे सघन है। यहाँ पे चूंकि यहाँ से आ रही है
तो इसलिए ये फर्स्ट मीडियम है, और जहां जा रही है अपवर्तन के पश्चात वो सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम यहाँ पे अलग बात है कि सघन है, और सेकंड मीडियम यहाँ पे कैसा है, विरल है। उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा। आई कंक्लूड, एक बार मैं पूरा कंक्लूड कर देता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होता है, ठीक है, दो होता है, दो नियम होते हैं अपवर्तन के। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और दूसरा साइन ए अपॉन साइन एल और नियतांक होता है, जहां पे आई इंसिडेंट एंगल और आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। इस पूरे फॉर्मूले को अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है, और ये नियतांक है, ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी पसंद आ रहा होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें ठीक लग रही हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, और एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ रहा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, जल्दी से इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि और लोगों का भी भला हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए, तो अब बारी आती है नोट्स की। तो मैं आपको इस पूरे टॉपिक का एक अच्छा सा नोट्स भी दे रहा हूँ यहीं पे स्क्रीन पे, आप वहां से देख के लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके सामने, अपवर्तन के नियम की बात कर रहे हैं, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम है, आपको डैश लगाना है, फिर पहला लिखना है प्रथम नियम। जो पहला है वही पहले पे याद रखना है, पहले नियम पे दूसरा नियम नहीं बताना है भाई। और दूसरा नियम जब पूछा जाए तो यही रूल साइन है अपॉन साइन और नियतांक बताना है, आपको ये वाला रूल नहीं बताना है। पहला वाला ही पहला है, दूसरा वाला ही दूसरा है, ठीक है। ये बिल्कुल सीरीज में आते हैं, मतलब सॉरी सीरियल में आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कि इसके जगह पे इसका बता दिया तो काम चल जाएगा, इसके जगह पे ये बता दिया तो काम चल जाएगा, पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा। तो आप लिखिएगा प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और ये आपका देखिए फिगर बना हुआ, फिगर बिल्कुल साफ साफ भाई जैसे मैंने बनाया है, एकदम नीट एंड क्लीन फिगर बनाओ भाई, दिमाग सही करके, ठीक है। ये एंगल आई दिखाया मैंने, ये एंगल आर दिखाया, जो कि थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे छोटा सा बना के एंगल आर मैंने लिखा है, थोड़ा सा ज्यादा झुक गई है प्रकाश की किरण, विरल सघन, तो ये आपको बनाना है। फिर इसके बाद ये द्वितीय नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड लॉ, कि दो माध्यम जो भी है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे द्वितीय नियम लिख के आपको बॉक्स बनाना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, वैसे ही नोट्स बनाओगे तो फिर आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। फिर डैश लगा के आपको लिखना है स्नेल का नियम या फिर स्नेल्स लॉ, और ये नोट पॉइंट में लिखना है कि इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का, चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं था स्टूडेंट्स, तो का के बाद वाली बात आपको तो लाइन से लिखना है, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के लिख दिया है। बी केयरफुल, बस आपको ये फिगर बना के आगे बढ़ना है, ये बाद का है, अंतिम का है। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का, अब लिखिएगा अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर कहते हैं इसे एन, स्मॉल एन, बड़ा वाला नहीं चलेगा, स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये रहा नोट्स, आप फटाफट वीडियो को पॉज करिए। आप चाहें तो इसका, जो बच्चे ज़्यादा वैसे हैं लिखना नहीं चाहते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिखिएगा, या फिर अब आप इसकी फोटोकॉपी भी ले लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये लिखवाया गया। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स खुद ही लिखो, खुद से लिखोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, ज़्यादा याद होंगी चीज़ें। फटाफट से ये नोट्स तैयार करिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। तो अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम प्लेन में होने का मतलब क्या है वो समझ में आ गया होगा। द्वितीय नियम में स्नेल्स लॉ क्या है वो समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे, फिर भी बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है। अब बात आती है एक जो नोट में हमने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे नया, अपवर्तनांक या फिर इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह एन से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है ये आपको बताना है मुझे। तो चूंकि आप सभी को पता है कि मैं एक ही बहुत बड़ी वीडियो लाके आपको मतलब थोड़ा सा बोर नहीं करना चाहता हूं कि पता लगा 4 घंटे की, 3 घंटे की, 1 घंटे की बहुत बड़ी वीडियो है, फिर आप ऑनलाइन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप स्टडी कर भी नहीं पा रहे हो। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज को एक एक टॉपिक लेके कन्फर्म मतलब क्लियर कराता हूँ कॉन्सेप्ट, और एक एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आप 15 मिनट पढ़ें, आपका भी दिमाग फ्रेश रहेगा। 15 मिनट पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन आप पढ़ लेंगे और आप अपना काम भी कंप्लीट कर लेंगे, आपका मन भी लगेगा। तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो लेक्चर में आपको अपवर्तनांक नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आई प्रॉमिस कि अगले ही लेक्चर में जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा, अपवर्तनांक पढ़ाऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन। तो क्या होता है वो जानना जरूरी है, तो वो मैं शुरू करूंगा आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट यानी कि अपवर्तनांक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।